अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान आबिद और इंटीग्रल इक्वेशंस हायर मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज़ की तीसरी क्लास में आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मज़ीद फर्दर आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पिछली दो क्लासेस में यानी लेक्चर 1 और 2 में आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ हमने इंटीग्रल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन वगैरह को डिस्कस किया था। तकरीबन तमाम तर चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। एक टाइप उसमें रह गई है, इनफैक्ट दो टाइप हैं और वो न्यू टाइप्स नहीं हैं, बल्कि वो जो एग्जिस्टिंग हमने डिस्कस की थी उन्हीं की कम्बिनेशन है। तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है जी। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेरा इक्वेशंस कौन सी हैं और फ्रेडोम इक्वेशंस कौन सी हैं। अब अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशन में वोल्टेरा और फ्रेडोम दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए तो उसको हम कहेंगे वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, एक जनरल इंटीग्रल इक्वेशन की जो टाइप होती है वो होती है u of x इज इक्वल टू f of x प्लस जो आपकी वोल्टेरा इक्वेशन है। तो उस वोल्टेरा इक्वेशन में हमारे पास होता था इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x के 1 ऑफ x, t u of t dt प्लस इंटीग्रल फ्रॉम a टू b के 2 ऑफ x t u of t dt। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इंटीग्रल इक्वेशन में वोल्टेरा की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो वेरिएबल है, और साथ में फ्रेडोम की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है दूसरे इंटीग्रल में वो आपके पास कांस्टेंट है। तो इस तरह इस टर्म की वजह से ये जो इक्वेशन है इंटीग्रल इक्वेशन ये फ्रेडोम की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये फर्स्ट इंटीग्रल की टर्म की वजह से ये वोल्टेरा की कैटेगरी में भी आता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि फ्रेडोम वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। और ये बाकी टर्म जो हैं ये वही है जिनकी हम वजाहत कर चुके हैं। f of x is some function of x, के 1 of x t is the kernel of this integral, whereas k 2 of x t is the kernel of this integral, and u of t is the unknown function which we are going to determine। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स वोल्टेरा एंड फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन। और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम लिखें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आएगी, दिस इज स्टूडेंट्स द वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीस टू टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की और भी आप एग्जांपल उसमें लिख सकते हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल हमने लिखी चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा, और फिर जो लास्ट टाइप हमारे पास आती है वो है वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, क्लियरली आप इसके नाम से इसको पहचान सकते हैं कि इसमें वोल्टेरा फ्रेडोम के अलावा इंटीग्रो डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और इंटीग्रो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है तो वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो और वो अंडर द इंटीग्रल साइन भी अपेयर आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन को स्टूडेंट्स कहते हैं वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आप इसमें देख लें कि इसमें इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी भी है, यानी डेरिवेटिव भी है, और अननोन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल साइन भी है। तो इस वजह से दिस इज द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर इसमें वोल्टेरा प्रॉपर्टी है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसमें वेरिएबल हैं, और साथ में फ्रेडोम प्रॉपर्टी भी है कि इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो चारों प्रॉपर्टीज इसमें कंबाइन हो गई हैं, इसलिए इसका नाम भी उन चारों से ही है, फिर वोल्टेरा फ्रेडोम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्लासिफिकेशन की स्टूडेंट्स तमाम की तमाम ने डिस्कस कर ली। और अब हम कुछ सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम इंतहाई एलिमेंट्री लेवल से आगाज़ लेंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम आगे एडवांस मेथड्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी हम सबसे पहले सबसे सिंपल स्टेप से आगाज़ करते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रल इक्वेशंस गिवन है। हमने सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन अपने टाइप के लिहाज से किस कैटेगरी में आते हैं, जो हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिस्कस की। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज u of x इक्वल्स x माइनस 1/6 x क्यूब
प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x माइनस टी u ऑफ t dt। इसको हमने क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने से मुराद है हमने ये बताना है कि ये कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन है, और फिर हमने इसमें लीनियर नॉन लीनियर का भी बताना है। और एक और चीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे जिसकी मैं क्लासिफिकेशन में मैंने वजाहत नहीं की थी, आप क्लियर कर देंगे, होमोजीनस और नॉन होमोजीनस। तो कोई इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनस और नॉन होमोजीनस कब होती है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंटीग्रल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स की टर्म होती थी, यानी जो जनरल टर्म टाइप हम लिखते थे उसमें जो एफ ऑफ एक्स होता था, अगर ये ज़ीरो हो जाए, ये पूरा ज़ीरो के बराबर हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो होमोजीनस है, और अगर ये ज़ीरो ना हो तो फिर वो नॉन होमोजीनस है। यानी जहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मौजूद हो तो फिर वो नॉन होमोजीनस होगा, और जहाँ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो यानी एक्स का कोई फंक्शन मौजूद ही ना हो, सीधा सिर्फ इंटीग्रल वाली टर्म मौजूद हो, तो फिर वो होमोजीनस है। तो फर्स्ट वन को देखें तो सबसे पहले तो आप इसमें देखें कि एफ ऑफ एक्स मौजूद है, या इंटीग्रल टर्म के अलावा एक ये फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की मौजूदगी आपको ये क्लियर करती है कि दिस इज ए नॉन होमोजीनस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। ये आपको ये बताती है कि ये नॉन होमोजीनस है, नॉन होमोजीनस। अच्छा जी, इसके बाद ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको बताती हैं कि दिस इज ए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वो वेरिएबल है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल हैं, ये और ये लिमिट्स जो हैं दीज आर वेरिएबल, सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज ए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और थर्ड प्रॉपर्टीज में लीनियर या नॉन लीनियर की होती थी, तो वो इस u ऑफ t का जो फंक्शन है, u ऑफ x जो अननोन फंक्शन है, इसको देखते थे। अगर ये लीनियर फंक्शन होता था पावर 1 के साथ तो हम कहते थे ये लीनियर है, और अगर ये नॉन लीनियर फंक्शन होता था लाइक u स्क्वायर u क्यूब या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह फंक्शन नॉन लीनियर, तो उस हिसाब से। अब यहाँ देखें ये भी इसकी u ऑफ t की पावर 1 है, तो दिस इज लीनियर। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें, ये वेरिएबल टर्म वेरिएबल लिमिट्स हैं तो वोल्टेरा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मौजूद है तो नॉन होमोजीनस है, और u ऑफ t लीनियर पावर के साथ है तो इससे लीनियर, तो नॉन होमोजीनियस लीनियर वोल्टेरा इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड भी हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट काइंड तो तब होता था जब u ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर इस तरह x साइड पे जीरो हो जाता है, यानी जो अननोन फंक्शन है वो जस्ट अंडर द इंटीग्रल साइन अपीयर हो, आउटसाइड द इंटीग्रल साइन ना हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि u ऑफ x की वैल्यू विदाउट इंटीग्रल साइन भी मौजूद है, एक साइड पर जीरो नहीं है बल्कि ये टर्म मौजूद है, तो इस वजह से ये फर्स्ट काइंड है। तो इस तरह स्टूडेंट पहला वाला हमने क्लासिफाई कर दिया कि दिस इज ए नॉन होमोजीनियस लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, दिस वन। अब दूसरे की जानिब स्टूडेंट्स देखते हैं, सेकंड एग्जांपल जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है u ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 प्लस x माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1x माइनस t u स्क्वायर ऑफ t dt। तो सेकंड वाले को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो पहले तो उसमें आप ये देख लें कि f ऑफ x की वैल्यू दोबारा मौजूद है, इस इंटीग्रल टर्म के अलावा भी इसमें फंक्शन ऑफ x मौजूद है, दिस इज f ऑफ x। तो f ऑफ x की मौजूदगी की वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। फिर अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें 0 टू 1 है, तो 0 टू 1 लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये तो हो गया फ्रेडहोम इक्वेशन हो गई, और f ऑफ x की मौजूदगी की वजह से नॉन होमोजीनस हो गई। अच्छा, उसके बाद u ऑफ x आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी मौजूद है, यानी एक साइड पे इक्वेशन के जीरो नहीं है बल्कि u ऑफ x विदाउट इंटीग्रल साइन मौजूद है, और वहां पर दूसरी साइड पे u ऑफ x विद इन द इंटीग्रल साइन मौजूद है। तो ये सेकंड काइंड हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी है मैंने, ये फर्स्ट काइंड नहीं है, दिस इज द सेकंड काइंड, बिकॉज फर्स्ट काइंड में ये नहीं होता, सेकंड काइंड। तो दिस इज द सेकंड काइंड, एंड मोर ओवर अगर आप u को देखें अननोन फंक्शन को, तो उस पर स्क्वायर है फंक्शन u of x that is non-linear, this is a quadratic function, so non-linear है ये,
तो इस वजह से फ्रेडोम नॉन होमोजीनियस और नॉन लीनियर और सेकंड काइंड। तो इस तरह हमने इसको भी स्टूडेंट्स क्लासिफाई कर दिया है कि ये एक नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड है। अच्छा स्टूडेंट्स, तीसरे वाले को देखते हैं, थर्ड वन। u प्राइम ऑफ x यानी u का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 1/3x क्यूब प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x t इंटू यू ऑफ t dt। तो थर्ड वन को अगर आप देखें, यहाँ पर भी f ऑफ x की वैल्यू मौजूद है, f ऑफ x मौजूद है, सो दिस इज नॉन लीनियर। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को देखें, दोनों क्या हैं, वेरिएबल लिमिट्स मौजूद हैं यहाँ पर, दिस वन। तो वेरिएबल लिमिट हो गई, वेरिएबल लिमिट की वजह से स्टूडेंट्स ये हो गया वोल्टेरा, और f ऑफ x की प्रेजेंस की वजह से ये हो गया नॉन लीनियर, सॉरी नॉन होमोजीनियस। अच्छा, फिर u ऑफ t को अगर देखें, u ऑफ t अगेन लीनियर फंक्शन है, इसका कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस एंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और ऑफ द सेकंड काइंड, ऑफ द सेकंड काइंड। अच्छा जी, तो यहाँ पर u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये इसके साथ में इनिशियल कंडीशन दे रखी है। वो आप जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज लाइक दिस, दैट प्रॉब्लम, दिस वन इज लाइक दैट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, तीसरे इक्वेशन में हम एक चीज़ भूल गए, ये कि उसमें डेरिवेटिव भी मौजूद है, ठीक है। तो डेरिवेटिव की मौजूदगी की वजह से ये इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन तो है ही, लेकिन डेरिवेटिव वाली टर्म भी मौजूद है। तो दिस इज इंटीग्रो डिफरेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तीसरी जो इक्वेशन है उसमें करेक्शन कर लें कि वो वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन का सेकंड काइंड, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ की तरफ आते हैं। तो फोर्थ में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, f ऑफ x की टर्म मौजूद है, ये 1, ये 1 f ऑफ x है, इसका हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि f ऑफ x में भी सम फंक्शन ऑफ x एंड इट में बी अ कांस्टेंट नंबर, तो 1 तो मौजूद है, तो ये 1 ही f ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी एनी टर्म को आप f ऑफ x कंसीडर करेंगे रिगार्डलेस कि ये कांस्टेंट है या कोई सम अदर फंक्शन ऑफ x है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। फिर अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को देखें तो इसमें दो इंटीग्रल टर्म्स हैं, दो इंटीग्रल टर्म्स हैं, एक में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, और दूसरे में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है 0 टू पाई। तो वेरिएबल लिमिट होने की वजह से स्टूडेंट्स ये वोल्टेरा है, कांस्टेंट लिमिट होने की वजह से ये फ्रेडोम है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि u ऑफ x जो है वो आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी मौजूद है। तो दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई? अच्छा, u ऑफ t यहाँ पर भी लीनियर है और u ऑफ t यहाँ पर भी लीनियर है, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो फाइनली अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें स्टूडेंट्स, तो दिस इज वोल्टेरा एंड फ्रेडोम बोथ, और सेकंड काइंड की है, ठीक है, सेकंड काइंड वोल्टेरा, फ्रेडोम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और लीनियर, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ f of x, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह इन एग्जांपल्स की मदद से कंबाइनली हमने सारी टाइप्स को एक साथ एग्जांपल की मदद से देखा। तो नाउ इट इज़ इजी, अब आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि किस तरह इनको आइडेंटिफाई करें। दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जांपल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। लेट अस प्रोसीड फर्दर। स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की रिकमेंडेशन के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं मज़ीद फर्दर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स of each of the following equations from 0 to x and use given initial condition to convert to a corresponding integral equation or integral differential equation.
तो स्टूडेंट्स आपको एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, और हमें कहा है कि 0 से x तक इनको इंटीग्रेट करें, ठीक है। और इस तरह करके आप इन इक्वेशन को, यानी जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, इनको एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। या तो कम्प्लीटली इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा या इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कि उसमें डिफरेंशियल की टर्म स्टिल बाकी रहेगी। तो अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ स्टूडेंट्स नोट कर लें कि जो हमने इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है। जब हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उस दौरान हमारे पास एज एन इंटरमीडिएट स्टेट के तौर पे एक इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन अपेयर हो रही होती है, कि एक तरफ हमारे पास डेरिवेटिव अपेयर हो जाते हैं और दूसरी तरफ इंटीग्रल अपेयर हो जाता है, वन नॉन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल साइन आ जाता है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ्टन अराइजेज एज एन इंटरमीडिएट स्टेट व्हेन वी आर डीलिंग विद an initial value problem in differential equations। तो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट है स्टूडेंट्स, u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 into u of x, जबकि u of 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको दी हुई है 1। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर सॉल्व करते हैं u of x की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, तो एक सिंपल सा स्टूडेंट क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है। u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 into u of x, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन आपको दी है u of 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, दिस टर्म को जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड से u of x को, तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा u प्राइम ऑफ x डिवाइड बाई u of x इक्वल्स 4। अब हम जब इसको स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, सेपरेबल इक्वेशन है ये एक वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा, इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x इस पे करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी शैल हैव इंटीग्रल u प्राइम ऑफ x और u of x is equal to dx is equal to 4 टाइम इंटीग्रल ऑफ dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला लगेगा, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है, नोमिनेटर में उसी का डेरिवेटिव मौजूद है। तो आपको पता है कि जब इस तरह की फंक्शन का आपको इंटीग्रल लेना होता है, तो वो सिंपली आपके पास हो जाता है ln ऑफ द फंक्शन, तो ये ln u of x हो जाएगा। और 0 to x इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम, यहाँ पर हमने लिखना है फ्रॉम 0 to x। तो 0 to x इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए कांस्टेंट को तो हम जिक्र नहीं करेंगे, और ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 to x एंड 4 टाइम्स dx का इंटीग्रल स्टूडेंट x होता है, तो 0 to x। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो जाएगा ln ऑफ u of x की जगह u of x आएगा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे, माइनस ln ऑफ u of x, तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो u of 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इसी तरह x माइनस 0 हो जाएगा, तो ln ऑफ u of x एज इट इज आएगा स्टूडेंट्स, जबकि ln ऑफ u of 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये इनिशियल कंडीशन के तौर पे गिवन है, वो 1 है, ठीक है, u of 0 हमें 1 गिवन है, जबकि यहाँ पर ये 4x हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ln ऑफ 1 0 होता है, तो ln ऑफ u of x इज इक्वल टू 4x, और जब हम दोनों तरफ e ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे, तो we shall be left with ex is equal u of x is equal to e raised to the power 4x। so स्टूडेंट्स ये हमारे पास u of x की वैल्यू आती है जब हम इस एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो u of x हमारे पास e पावर 4x आता है। अब हम स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है, इसको एक कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने इसको सॉल्व किया और u of x को डिटरमाइन किया एज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डील किया हमने। लेकिन अगर हमें इसे कहा है यहाँ पर सवाल में कि टू कन्वर्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन और इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टिल ये जो इक्वेशन है क्वेश्चन में, इसको अभी हमें दूसरे उससे भी करना है और उसको इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन में भी कन्वर्ट करना है। तो अभी इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट
करते हैं स्टूडेंट्स, u प्राइम ऑफ x इक्वल्स 4 टाइम u ऑफ x एंड u ऑफ 0 इक्वल्स 1। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 0 to x with respect to dt के रिस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि इसमें हम वेरिएबिलिटी भी इंट्रोड्यूस करा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x u प्राइम ऑफ x dt। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम t कर देंगे, फिलहाल t के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, वेरिएबल x को हमने वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया है। और ये तो आप जानते ही हैं कि इंटीग्रल ऑफ y dy जो है वो इंटीग्रल ऑफ x dx के बराबर होते हैं, यानी वेरिएबल रिप्लेस कर देने से आपके इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में आप देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने dt के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया है, तो ये वेरिएबल भी t कर दिया है। इसी तरह ये भी आपके पास हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x u of t dt। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जब इंटीग्रेट होगा तो आपके पास आएगा u of t आ जाएगा आपके पास फ्रॉम 0 to x is equal to 4 times integral from 0 to x and u of t dt। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते हैं कि u प्राइम का इंटीग्रल u of x आएगा वापस, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x है। ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x u of t dt, इसको हमने इंटीग्रेट नहीं करना। ठीक है, वैसे हम इसको इंटीग्रेट कर भी नहीं सकते, इसको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि u of t इस वक्त एक अननोन फंक्शन है, तो हम नहीं जानते कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा ये कि आपने इसको वैसे भी इंटीग्रेट करना नहीं है, क्योंकि हमने इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि जो अननोन फंक्शन u t है ये अंडर द इंटीग्रल साइन अपेयर हो रहा हो, तो इसलिए इस इंटीग्रल साइन को रहने देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर हम इस पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u of x माइनस u of 0 इक्वल्स 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x u of t एंड dt। और स्टूडेंट्स, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में अगर आप इनिशियल कंडीशन देखें तो u of 0 की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, और फिर यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको मैं दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक साइड पे u of x आ जाए। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स u of x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x u of t dt। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन की पढ़ी थी कि हमारे पास ये होती थी कि u of x इज इक्वल टू f of x प्लस लेमडा टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x। ठीक है, यहाँ पर चूंकि लिमिट 0 to x है तो ये वोल्टेरा इक्वेशन है, इसलिए मैं लिमिट 0 to x लगा रहा हूँ। a to b भी हमारे पास लिमिट्स होती थी, और k of x t u of t dt ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप इसे कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि f of x की वैल्यू 1 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप इसको कंपेयर करें तो f of x इज इक्वल टू 1, जबकि ये जो पैरामीटर है लेमडा, इसकी वैल्यू 4 है, लेमडा इक्वल्स 4। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x है, मतलब वोल्टेरा इक्वेशन है, यहाँ पर ये वोल्टेरा इक्वेशन है। अच्छा, ये जो k of x t है इस u of t के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो यहाँ पर 1 है वो, मतलब u of t के साथ देयर इज नो एनी अदर फंक्शन, तो मतलब k of x t की वैल्यू यहाँ पर 1 है, कर्नल यहाँ पर 1 है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और आफ्टर कन्वर्टिंग हमने रियलाइज किया कि दिस इज अ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, क्योंकि जो अननोन फंक्शन है u of x वो अंडर द इंटीग्रल साइन भी अपेयर हो रहा है और आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी अपेयर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स,